हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडक्टर और इंडक्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप कहीं भी जाओगे तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको बहुत जगह काम आता है। हर जगह के किस डिफरेंट सब्जेक्ट में मेन 3 कंपोनेंट तो यही है ना। तो इसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम आज फंडामेंटल पूरी देने की कोशिश करेंगे आपको अबाउट इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले आपने विजुअलाइज करने हैं, देखने हैं, है ना। तो आप इमेज में डिस्प्ले पे देखिए, आपके सामने अभी एक इंडक्टर है, जो डिफरेंट टाइप के इंडक्टर आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके। ओके, तो एक एक चीज के बारे में मैं समझता हूं। सबसे पहले इंडक्टर, अगर इंडक्टर की मैं चर्चा कर रहा हूं, इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं हमेशा, है ना। और इंडक्टर के सिंबल इस तरीके से होते हैं। अब एक एक चीज को मैं चर्चा करूंगा, किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के मटेरियल होते हैं, क्या होता है, दिस दैट। तो इंडक्टर को एल से डिपेंड किया। इसकी यूनिट अगर बात की जाए तो हेनरी होता है इसका यूनिट, क्लियर। हेनरी, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करें कि सबसे पहले व्हाट इज इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, है ना। ये एक चीज ये हमारे पास चैलेंज होगा। दूसरा, इंडक्टर का फॉर्मेशन होता कैसे है। इंडक्टर मेनली इसकी परमेबिलिटी क्या क्या चीज होती है ना। उसके बाद इंडक्टर एसी पे कैसे ऑपरेट करता है, इंडक्टर डीसी पे कैसे ऑपरेट करता है, इंडक्टर किस टाइप की एनर्जी को स्टोर करता है। तो एक एक चीज को हम चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रहे आपको, सबसे पहले कि इंडक्टर का जो फॉर्मेशन होता है, ये इट इज नथिंग। इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टर, क्योंकि मैं एक एक चीज को सिलसिलेवार तरीके से कराता हूं। व्हाट इज इंडक्टर, तो इंडक्टर इज नथिंग, इट इज द टर्न ऑफ कंडक्टर। एग्जैक्ट, क्लियर। इंडक्टर इज नथिंग, इट इज द टर्न ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब है, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर है, उसको टर्न देना शुरू कर दीजिए, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में कोई कंडक्टर जा रहा था, उसको टर्न देना शुरू कर दीजिए, दिस इज इंडक्टर, क्लियर। यही कहलाता है इंडक्टर। इनके कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं कंडक्टर से, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आल्सो चेंज, क्लियर। यानी कोई स्ट्रेट लाइन का कंडक्टर था, ये कहलाता है कंडक्टर, चाहे ये कॉपर का ही क्यों ना बने, ये कॉपर का ही क्यों ना हो, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में जब होता है तो इससे करंट पास कराते हैं, दैट दिस टाइम ये कहलाता है कंडक्टर। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को आपने क्या किया, टर्न दे दिया, क्या दिया, टर्न दे दिया, तो उसके कारण कुछ बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल फेनोमेना होता है, जिसके कारण ये अपने गुण को चेंज कर लेता है, प्रॉपर्टी चेंज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्टर, क्लियर। इसके सिंबल एल होते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इंडक्टर, है ना। कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तो आपने देख लिया इंडक्टर क्या है, हम कह सकते हैं व्हाट इज इंडक्टर, इट इज नथिंग, इट इज द टर्न ऑफ कंडक्टर्स। यानी जो कंडक्टर चाहे कॉपर का ही हो, उसको टर्न अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो यही इंडक्टर फॉर्मेशन कर लेता है। यानी मैं कह सकता हूं टर्न्स ऑफ कंडक्टर, टर्न्स ऑफ कंडक्टर इज नॉन एज इंडक्टर, क्लियर। दोनों में बिहेवियर अलग हो जाते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप थंब रूल जानते होंगे बेसिक चीज में। आप जब अपना बीटेक या डिप्लोमा करते हैं, उस दौरान आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट होता है, उस टाइम थंब रूल पढ़ते हो, कर्ल रूल पढ़ते हो, है ना। आप फ्लेमिंग रूल पढ़ते हो। तो वहां एक चीज क्या होता था कि किसी कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है तो उसका फ्लक्स ऐसे सर्कुलेट करेगा, है ना। बस ये चीज ध्यान रखना, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंडक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडक्टिव प्रॉपर्टी रखता है और ये नॉर्मल कंडक्टर रहता है। तो चलिए हम बात करें इसके बारे में। तो सबसे पहले अब बात आती है, बहुत जगह आपसे पूछ लेता है व्हाट इज इंडक्टर एंड व्हाट इज इंडक्टेंस, दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो समझ लीजिए, इंडक्टर is the value that depend the turns of conductor, cross sectional area of conductor, इस कंडक्टर का, है ना। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि कोई तार कितना मोटा और पतला, जो मेढ़ा गया है ना, वो तार कितना मोटा और पतला, उन पे डिपेंड करता है। तो इंडक्टर जो डिपेंड करता है किन किन पैरामीटर पे, इंडक्टर डिपेंड करता है उसके टर्नों की संख्या पे, कि कितना टर्न आपने लगाया है। इंडक्टर और किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे, कि कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो है ना, ये मान लो इतना मोटा तार होता तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता कि नहीं। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर था, इसी को आपने मेढ़ना शुरू कर दिया, तो जो स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर था तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही होता है ना,
देखिएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही है ना, तो उसी को बोला गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और किन किन पैरामीटर पे, लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, ये जो आपने बनाया ना ये इसका लेंथ कितना दूर तक है ये इन लेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। तो हम कह सकते हैं इंडक्टर इज द वैल्यू दैट डिपेंड अपॉन टर्न्स, लेंथ, एरिया एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी। क्लियर, परमेबिलिटी भी डिपेंड करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं परमेबिलिटी, आगे हम इसके फॉर्मूला पे देखेंगे। हालांकि इंडक्टर की बात की जाए तो इंडक्टर जो डिपेंड करता है, मैं यहां पे बताऊं तो म्यू इनटू एन स्क्वायर इनटू एरिया बटा लेंथ। इसका मतलब है इंडक्टर का वैल्यू, ये इसमें जब इसी कंडक्टर को मैंने टर्न प्रोवाइड कर दिया तो बना इंडक्टर, वो किन किन पैरामीटर पर निर्भर करता है, परमेबिलिटी। इसके लिए हम अलग से लेक्चर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परमेबिलिटी। और यही कैपेसिटर में पढ़ते हैं परमिटिविटी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, हम बिल्कुल एक एक चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, जीरो से हीरो। आप नॉर्मल बीटेक के कोर्स से लेके कंपटीशन के किसी भी लेवल पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बस लेयर बाय लेयर जितना क्लास करा रहा हूं उसको कंटिन्यूटी में आपको देखना और रेगुलर देखना, आखिरी तक देखना है। तो यहां पे देखिएगा कि अगर यहां पे टर्न की संख्या अपने स्क्वायर, इस पे एरिया बटा लेंथ, यहां पे इंडक्टर हमेशा, इंडक्टर एक फिक्स वैल्यू होगा जिसकी यूनिट हमेशा किस में होगी, हेनरी में। जो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो उसकी परमेबिलिटी पर, कंडक्टर किस टाइप का है, मटेरियल किस टाइप का मटेरियल का बना हुआ है ना, टर्नों की संख्या के स्क्वायर पर, एरिया बटा उसका लेंथ, है ना, ये हो गया। जबकि अगर कोई कहता है इंडक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टेंस, इट इज द, या क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। जबकि ये क्या, एक प्रॉपर्टीज है। इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टीज है, किसी इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना। लेकिन इंडक्टर क्या है, किसी का वैल्यू होता है ना, उसके पैरामीटर कंपोनेंट है ना। लेकिन इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट, वो क्या करता है, ऐसी प्रॉपर्टी क्या करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंडक्टर का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, सब में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी। तो क्या करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, जो करंट के सडन चेंज का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। हमेशा ध्यान रखें, करंट कहीं अगर 2 एम्पियर जा रहा है, कांस्टेंट 2 एम्पियर जा रहा है लगातार तो ठीक है, लेकिन तुरंत अगर 4 एम्पियर कर दोगे तो सडन चेंज का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, तुरंत ये नहीं जाने देगा, है ना। कुछ टाइम कांस्टेंट लेगा, कुछ टाइम लेगा, और वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करने लगता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन एक चीज तो डिफरेंस पड़ गया कि ये कोई कंपोनेंट है जिसका फिक्स वैल्यू होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा उसके लेंथ पर, है ना, उसके एरिया पर, ये तार कितने मोटे हैं, है ना। अगर इसकी चर्चा करो ना तो ये देखिए ये कितना मोटा है, सॉरी ये कितना मोटा है, ये इन पे डिपेंड करता है, और कितना पतला है इन पे डिपेंड करता है ना। यहां देखिए इसका इंडक्टर का मान, कोई बोलेगा L1 है तो इसका क्या होगा, L2, अलग वैल्यू होगा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी भी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होगी, इंडक्टेंस इसके अंदर भी होगा, इंडक्टेंस इसके अंदर भी होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे ही किसी कंडक्टर को टर्न बना देते हैं, कॉइल बना देते हैं, तो ये क्या होते हैं, उस इंडक्टर की प्रॉपर्टी बन जाती है ना, उसी को बोलते हैं इंडक्टेंस। और आपको पता होना चाहिए इंडक्टर के अंदर इसी इंडक्टर में, इसीलिए बोला जाता है ये कैसा एनर्जी स्टोर करता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कैसा, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है, एनर्जी का स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इसीलिए इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी का स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा, अगर बात की जाए तो इसमें जब भी करंट गुजरेगा, इससे जब भी करंट गुजरेगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि जब करंट जाता है तो यहाँ एक पे N पोल बनता है तो दूसरे पे NS पोल बनता है, एक पे N पोल बनता है तो दूसरे पे S पोल बनता है, समझिएगा। तो अगर DC होगा,
वो बात अलग है। हम बोले शुरू में कि हम देखेंगे ऑपरेशन शॉर्ट करता है क्या करता है वो अलग चीज है। लेकिन मान लीजिए कि अगर डीसी ही दिया तो यहाँ एन पोल बनता है तो यहाँ एस पोल, तो हमेशा एक फ्लक्स बनता है। तो फ्लक्स के रूप में ये देखिए फ्लक्स के रूप में एनर्जी का स्टोर कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे आगे, लेकिन एक चीज होता है, अगर यही एसी सप्लाई दे दे तो एन पोल कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो जहां एन इधर बनेगा तो एस इधर बनेगा, फिर कभी एस इधर एन इधर बनेगा तो एस इधर बन जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट लगातार क्या करता है, चेंज कर रहा होता है। तो पोल का भी डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहाँ कभी फ्लक्स इधर से तो कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से, वो चर्चा हम सब करेंगे। तो इतना एक चीज तय हो गया, व्हाट इज इंडक्टेंस, तो हम कह सकते हैं इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट। यह हमेशा सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से अगर करना है ना तो अपने को ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ट्रांजिएंट जब सीख जाओगे कि स्विचिंग देखते हैं, वहां स्विच ऑपरेट करते हैं तुरंत ऑन और तुरंत ऑफ, तो हम देखते हैं कि इंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, वहां इंडक्टर का ही रिस्पॉन्स देखा जाता है, उससे करंट किस तरीके से जा रहा है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आई होप कि इंडक्टर और इंडक्टेंस में आपने डिफरेंस देख लिया। जैसे कि आपकी मैं बात करूं ना, कंडक्टर और है ना, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसा होता है, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, वैल्यू होता है जो लेंथ डायमेंशन पर निर्भर करता है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, समझिएगा, यहां इसका लेंथ एल है। अगर कोई कह दे ये 2 ओम का है, कितना ओम का है, 2 ओम का, कोई कहे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं है, एक इतना बड़ा कंडक्टर लेके आ गया, एक इतना बड़ा कंडक्टर लेके आ गया जिसका लेंथ 2L है, एरिया वही है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। फट से कह देंगे एरिया में कोई चेंज नहीं है, ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का बना है, तो अपन कहेंगे रेजिस्टिविटी भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ दुगुना हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, दुगुना, इसका मतलब 4 ओम। कितना हो जाएगा प्रतिरोध, 4 ओम। तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, उसके डायमेंशंस पे, लंबाई बढ़ गया है ना, एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, उस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके पैरामीटर्स पे, उसके डिफरेंट डायमेंशंस पे, है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी कभी नहीं, देखो कॉपर का है तो सेम इसकी रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अगर कोई कहेगा रो है तो यहाँ भी कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे, है ना। सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि ये इसकी जो होती है ना, इन दोनों में इसका फिक्स वैल्यू होता है जो डिपेंड करता है अलग अलग। ये देखिए लेंथ कितना है इसका, ये इसका रहा लेंथ, है ना, ये रहा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसके में इंडक्टर में ये जो अलग अलग पार्ट है ये किस किस चीज को इंडिकेट करता है, देखिए ये इंडक्टर है, ये समझिए। तो अगर म्यू बोलूं तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये कहता है परमिएबिलिटी, है ना। परमिएबिलिटी क्या होता है कि ये हवा में लपेटा हुआ है या किसी लोहे पे लपेटा हुआ है या किसी एल्युमिनियम पे लपेटा हुआ है, उसके लिए इसकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए एयर, यहाँ कैसा कोड है, एयर कोड है। कैसा कोड है जी, एयर कोड, मतलब कोई कोड नहीं है। लोहा आयरन कोड होता है तो आयरन कोड पे बोलते हैं, लेकिन हवा है तो हवा कोड को बोलते हैं एयर कोड, है ना। अब समझिए टर्नों की संख्या, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ टर्नों की संख्या 10 है तो 10 टर्न हो गए। एरिया क्या है, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, ये नहीं है, ये मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन का कंडक्टर था उसको मेरना शुरू कर दिए तो यहाँ समझिएगा ये क्या है इसका, ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। इसी को मेरना शुरू कर देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा, है ना। ये चाहे जो भी मेरा गया, यहाँ बोले या यहाँ बोले तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये पॉइंट। चलिए एल लेंथ किसको डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज है इसका इंडक्टर का, है ना, इन पे डिपेंड करता है। जबकि ये इंडक्टेंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट्स अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट। अभी तो आप इतना ही याद रखिए, इट्स अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, या सडन चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो आई होप आपने देख लिया, बस ये बेसिक फैक्ट्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा। अब हम इंडक्टर के बारे में समझेंगे अभी कि इंडक्टर और किसको कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे अब समझ रहा हूं, पहले देखिएगा बारीकी से, फिर बहुत बेसिक चीज से उठाता हूं। पहले मेरे पास क्या था, आपने देखा एक कंडक्टर था, सपोज दैट कि ये कॉपर कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है। अब इसी को किसी ने क्या बोला, आपने इसको लपेट देना है। क्या करना है, लपेट देना है। आपने क्या किया, उसको लपेट दिया। जैसे ही टर्न आपने इसको दिया, जैसे आपने इसको टर्न दिया तो टर्न देने से ये क्या बन गया,
इंडक्टर। ये क्या बन गया? इंडक्टर। अभी इसके फेनोमेना, बेसिक फेनोमेना हम पर जाएंगे, पहले चीज़ों को समझिए। उसके बाद कहता है कि इसी इंडक्टर को कॉइल कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कॉइल। इस चीज का ध्यान रहे, है ना। जब किसी कंडक्टर को टर्नों की संख्या आप बहुत ज्यादा दे देते हो तो, या आप कम भी देते हो, तो ये हमेशा कैसा बनता है? इंडक्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोला जाता है कॉइल, समझिएगा। और कई छोटे छोटे कॉइल को, ये जैसे कॉइल है ना, समझिएगा, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, कई छोटे छोटे कॉइल को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए, है ना। कई छोटे छोटे कॉइल को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मान लो और भी कॉइल होंगे, है ना। कई छोटे छोटे कॉइल को आप सीरीज और पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देते हो तो इसी को बोला जाता है वाइंडिंग। इसी को क्या बोला जाता है? वाइंडिंग। पूरे मशीन में यही सब देखते हो आप लोग, है ना। वाइंडिंग की जाती है, कॉइल होता है, तो यही तो चीज होता है। वाइंडिंग कोई नया चीज थोड़ी ना होता है। एक तार को लपेट दो, अगर मैं बात की करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत चीज सीखने को मिलेगा। देखिए ये तार है नॉर्मल, है ना, इसके कॉपर का तार होगा, इसको पीवीसी को हटाओ यहाँ से निकाल के, और जो कॉपर का बन जाएगा ना, उसको क्या करो, टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा दे दो, वही कॉइल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन समझना होगा थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इस पे इंसुलेशन किए होते हैं। इस जो लपेटा जिस पे हम देते हैं ना, उसके कॉपर पे कवर जो होते हैं ना, उसमें एकदम थीन सा पतले से क्या होते हैं, इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेशन डैमेज नहीं करता। ऐसा नहीं कि अगर कॉपर को पूरा हम टर्न ही दे दें, पूरा कॉपर को टर्न ही दे दें, तो क्या होगा समझिएगा, अगर इस पे इंसुलेशन ना करें तो ये सारा टर्न तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, ये तो सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो तो इसमें पतले पतले लेयर चढ़े होते हैं। क्या होते हैं? पूरा कंडक्टर को एक लेयर से चढ़ा जाता है, और ताकि आपस में शॉर्ट ना कर जाए, क्योंकि अगर इस पे लेयर नहीं चढ़े, इस पे क्या होता है, एक लेयर होते हैं, है ना, लेयर होते हैं। अगर लेयर ना दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना फिर ये, तो इस पे लेयर चढ़ा होता है। बस ये चीज जानना होता है, टर्न ऑफ कंडक्टर तो है पर उस पे लेयर होता है, ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजों को समझिए। और कई वाइंडिंग को हमने क्या बोला कि कई कॉइल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल ही क्या कहलाता है जी? वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल इज नोन एज वाइंडिंग। पहले कंडक्टर था, फिर कॉइल बन गया, और फिर वाइंडिंग बन गए। अब समझिए वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर होता है कि नहीं? यहां भी वाइंडिंग है। लास्ट टाइम हमने इसको पूरा हटा के दिखाया था आपको, देखिए, अगर आपको देखना है तो ये देखिए, हमने पूरा एक एक चीज को हटाया था। यहां देखिएगा, यहां देखिए, एक एक चीज को हमने हटाया है ना। आप इसको देखेंगे तो आपको पता है ये अंदर में वाइंडिंग है तो है, लेकिन ये सारे इंसुलेटेड है, इस पे लेमिनेशन चढ़ा हुआ है, तब ये वाइंडिंग है, नहीं तो सब शॉर्ट कर जाएगा। लेमिनेशन चढ़ा हुआ है, नहीं तो शॉर्ट कर जाता है ना। सारे पे लेमिनेशन चढ़ा है तभी एक दूसरे से चिपका है, नहीं तो शॉर्ट कर जाता है ना। तो आप कह सकते हो शॉर्टेड नहीं है ये पेड़, क्या था, लेमिनेटेड था। चलिए अब मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ वाइंडिंग की। अब आपने वाइंडिंग देखा, इसे कैसे प्रॉपर्टी बनाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन समझिएगा वो जो वाइंडिंग था उसके, वो किस पे था? ट्रांसफार्मर के कोर पर, ट्रांसफार्मर के कोर पर वाइंडिंग था। अगर हम बात करें समझिएगा तो वो बीच वाले में सेक्शन में था, क्योंकि वो एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर था। अगर मैं बात करूं तो वो एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर था। आपको मैं दिखा दूं, समझिएगा। ये इंडक्टर है तो 2 वाइंडिंग है, इस पे वाइंडिंग की संख्या कितनी है? 2, है ना। एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब समझिएगा, अब ये किस पे वाइंडिंग किया गया है? कोर पे। इस कोर का नाम क्या है? आयरन कोर। यहाँ पे क्या है? आयरन कोर। जब से इससे पर ये जो कोर है, यहाँ पे जो है, यहाँ क्या है? हवा, एयर कोर। इसको क्या बोलते हैं? एयर कोर। क्लियर है चीजें? आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर यूज किया जाता है वो आयरन कोर होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में कहीं हवा दिया जाता है, कहीं प्लास्टिक पे रख दिया जाता है, कहीं एयर पे रख दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? ये क्या क्या डिफरेंस होता है? जब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे ना तो वहां उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को, यानी उसके वैल्यू को, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए हम हवा में भी वाइंडिंग को रख देते हैं, बस प्लास्टिक का सहारा दे देते हैं ना। तो हम उसी की चीज की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां समझिए इसको बोला जाता है आयरन कोर। जब आयरन पे हम वाइंडिंग करेंगे तो आयरन कोर, हवा में रहेगा तो एयर कोर, हवा पे रहेगा तो एयर कोर, प्लास्टिक पे रहेगा तो भी एयर कोर, क्योंकि प्लास्टिक कोई मटेरियल नहीं होता है ना। हम वो तो
इंसुलेशन हो गया एक तरीके से। चलिए मैं बात करूं यहाँ पे, अब समझिए, अब चीजों में अंतर पता चलेगा कि कोर जो होता है उसका और हवा का क्या डिफरेंस होता है। तो इंडक्टर का मान जो होता है कहीं ज्यादा और कम जो होते हैं, यहाँ पे देखिएगा L बराबर क्या है, म्यू टर्नों की संख्या का स्क्वायर एरिया बटा लेंथ। अब यहाँ पे इंडक्टर कितना स्ट्रांग होगा, इंडक्टर कितना स्ट्रांग होगा ये इन पे भी नहीं पर निर्भर करता है, किस पे, परमिएबिलिटी पे। इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी, 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 समझिएगा, परमिएबिलिटी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किस चीज का, यही कोर का। अगर कोर रहा तो कुछ और परमिएबिलिटी, एयर रहा इसके कॉइल के नीचे तो कुछ और परमिएबिलिटी। इसका मतलब मैं कहूं कि अगर यहां म्यू की मान बात करूं, समझिएगा, अगर म्यू की बात करूं तो ये अगर आपने देखा होगा कहीं म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसका मतलब म्यू नॉट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। जबकि म्यू आर कहलाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना, ये कहलाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझिएगा आप इसको। तो एक तो हो गया, अब ये क्या आ गया, अलग अलग चीज। तो ये कहता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के लिए हमेशा क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के लिए वाले करें, यानी अर्थ की सरफेस पे हम कहीं भी इसका यूज करें, तो यहाँ फ्री स्पेस की बात की जाए तो चाहे ट्रांसफार्मर पे बोले या एयर को रख दें, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। यानी अगर कोई बोले एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान, तो ये होता है 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ये किसका मान होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टर्म में ये सब पूछे जाते हैं। तो एक चीज तय हो गया, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी में कोई फर्क नहीं होता, चाहे एयर हो या फिर कोर हो, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अब समझिए रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या कहता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी कहता है एयर के तुलना में कितना ज्यादा, एयर के तुलना में कितना ज्यादा। अब ये कहता है अगर कहीं एयर में वाइंडिंग आपने कर दिया, हवा में, और कहीं किसी कोर पे किया, तो इसका एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हमेशा क्या होगा, 1। एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा क्या होगा, 1। तो उसके तुलना में कोर का रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, एक से बहुत ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा, है ना। तो ये समझिए, इसीलिए अगर किसी की इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अगर किसी की इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस का मान बढ़ाना है, तो उसके अंदर कोर रख दीजिए। क्या कर दीजिए, कोर रख दीजिए। इससे क्या होगा, म्यू आर का मान बढ़ेगा, म्यू आर का बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, है ना। हवा में रखेंगे तो इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती है कि इंडक्टेंस का मान, क्योंकि यहां पे ये बढ़ने से इंडक्टर का मान बढ़ता है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान क्या हो गया, देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर कोई बोले फॉर एयर म्यू आर का मान, क्वेश्चन में ये भी पूछता है कई बार, रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए कितना होता है, 1। आपसे पूछता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान कितना होता है, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान होता है, ये फ्री स्पेस की बात होती है। किसके, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ में ऊपर में, यानी कहीं भी, ये फ्री स्पेस है कि नहीं। अभी ये जो स्पेस है फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस की बात की गई है। तो ये डाटा ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाता है। और कोई बोला ये मटेरियल की, कोर की, तो ट्रांसफार्मर की कोर जो होते हैं ना, इसके देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई बोले कोर की, तो कोर का रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होता है, किससे, 1 से। इसीलिए किसी में इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ानी हो, फ्लक्स को मजबूत करना हो, इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ाना हो, यानी फ्लक्स को अगर मजबूत करना हो, तो हम क्या करते हैं, कोर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर हैवी मशीन होता है, तो यहां भी फ्लक्स का ये चाहिए होता है, फ्लक्स को रोटेट कराना होता है, तो हम कोर का इस्तेमाल करते हैं। हवा के में यूज करेंगे तो फ्लक्स कमजोर हो जाएगा, इंडक्टिव वैल्यू भी कमजोर हो जाएगा।
तो आपको ये चीजें आई होप क्लियर पता चल गया होगा। ये बेसिक थिंग था अबाउट इंडक्टर। हम अभी बहुत चीज पढ़ेंगे इंडक्टर के रिगार्डिंग कि इंडक्टर क्या काम करता है और इंडक्टर किस तरीके से रिलेट होता है, एसी सप्लाई देने से क्या होता है, आपने सुना होगा शॉर्ट कर जाता है पर कैसे, क्या उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड रखता है या नहीं रखता है। तो बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। बस एक चीज हमने बोला था और चीज आप समझ लो, बाकी मैं डिस्कस करूंगा। ये किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में करता है, इंडक्टर एनर्जी का स्टोर किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई बोलता है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर कितना होता है, फॉर्मूला होता है हाफ LI²। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI²। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ LI²। L क्या है, इंडक्टर, हाफ से गुना करना होता है, I क्या है, करंट, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी, इंडक्टर की जो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे, करंट पे। अब कहोगे सर ये करंट कौन सा है, ध्यान रखिए डीसी में करंट कांस्टेंट होता है, तो डीसी में एनर्जी जो एनर्जी स्टोर होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, आई। लेकिन जब एनर्जी स्टोर इन एसी बोले तो वहां आरएमएस वैल्यू अपन लिखते हैं, आरएमएस कभी नहीं लिखना है। ये कंफ्यूज बच्चे बहुत करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं तो क्या करता है, आरएमएस से का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये डीसी की बात करें तो डीसी में क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू रहेगा। लेकिन यही एनर्जी स्टोर इन केस ऑफ एसी करूं तो हाफ LI कौन सा होता है, मैक्सिमम एसी के करंट, यानी ये किसके कंडीशन के लिए मैं बोल दिया, एसी के लिए। बाकी हम चर्चा करेंगे, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। पर ये बच्चे गलती करते हैं लगातार। एसी में चूंकि देखिए वैल्यू चेंज कर रहा होता है ना, तो आरएमएस वैल्यू हम हमेशा यूज करते हैं। लेकिन जब एनर्जी स्टोर ना, एनर्जी जो स्टोर होता है इंडक्टर में, वो पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होता है। किसके वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, पीक वैल्यू, यानी इस मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग, है ना। जबकि डीसी की बात करें तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका एवरेज बोलूं या आई बोलूं तो बात एक ही है, लेकिन इसमें पीक यूज होता है, ये हमेशा आपको याद रहे। बाकी इस पे हम चर्चा करेंगे, एसी डीसी एप्लीकेशन होगा तो एक एक चीज इंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।